आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं। यस सर। विसर्ग संधि से तात्पर्य होता है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मिलना। अगर हम परिभाषा के रूप में इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे। सर ये क्या बताओ? यस, लिखो परिभाषा के रूप में। बताओ ना सर, आप ही बता दो। ठीक है, फिर पुनः एक बार। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके बाद इसमें उत्व नियम, इसका पहला नियम उत्व पढ़ना है। तो एक ही नियम पढ़ना है, उत्व। उत्व से तात्पर्य होता है विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ होना, इसको उत्व बोलते हैं। इसका पहला नियम लिखेंगे हम लोग क नियम। इसको नोट करेंगे सभी। यदि विसर्ग के पहले अ हो, लिखेंगे इसको। यदि उत्व का क पार्ट, यदि विसर्ग के पहले अ हो, पहले अ हो और विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण में से हो। तृतीय विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण में से हो। तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में से हो, या अ य व र ल में से हो। अ य व र ल, अ य व र ल में से हो। अ य व र ल में से हो। तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण का मतलब हुआ कि जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 5 ग्रुप है, उसका लास्ट 3 जैसे ग घ ग, ज झ य, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। और ये ह य व र ल में से हो, इसमें से कोई भी हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या ह य व र ल में से हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे बालकः जोड़ गच्छति, बालकः जोड़ गच्छति। अब देखेंगे यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, विसर्ग के पहले यहाँ अ है, क में क्या है अ, क में क्या है अ, और बाद में ग कैसा वर्ण है, तृतीय वर्ण। इसलिए विसर्ग का ऊ होता है और फिर गुण संधि से ओ हो जाता है। तो यहाँ हम लोग ओ लिखे हैं, ये हो गया बालको गच्छति। एक साथ अलग अलग दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बालकः जोड़ गच्छति, बालको गच्छति। जैसे बोला जाए यशः जोड़दा, यशः जोड़दा क्या बनेगा इसका आंसर? जिससे पूछेंगे भाई। यस, यशः जोड़दा यशोदा, क्या बनेगा इसका
यशा जोड़ दा यशोदा, जिससे पूछा जाए वही आंसर। इसी तरह यशा जोड़ गानम, तुम बताओगे यशा जोड़ गानम कैसे लिखा? देखो, जिससे पूछा जाएगा वही बताओगे। हर के लिए अलग क्वेश्चन होगा, सभी स्टूडेंट के लिए अलग क्वेश्चन। यशा जोड़ गानम क्या होगा? यशो गानम। ठीक है, बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अलग क्वेश्चन होगा, पूछेंगे। इसके बाद हो गया, ठीक है, इस तरह का हम लोग का होता है, विसर्ग के पहले अ और बाद में यहाँ पर ये ग तीसरा वर्ण, इसलिए विसर्ग का ओ। नहीं, वो विसर्ग संधि में दूसरा होगा, ये नियम नहीं होगा, इसके लिए निर्धारित है वही पालन करना। विसर्ग संधि का अदर नियम होता है, और भी पढ़ना नहीं है हम लोग को, लेकिन वो भी होता है। इसके बाद सेकेंड हम लोग को नियम जो पढ़ना है, ख पाठ इसी का लिखेंगे। ख पाठ उत्तर का दो पाठ है, एक ख पाठ हम लोग लिख रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले अ हो, के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और बाद वाले अ का पूर्वरूप सूचक चिन्ह हो जाता है, ये पूर्वरूप सूचक चिन्ह है। और बाद वाले अ का देखिए, एक साइन ये देखेंगे अ के लिए, और बाद वाले अ का पूर्वरूप सूचक चिन्ह ऐसे चिन्ह हो जाता है, पूर्वरूप सूचक चिन्ह हो जाता है। इस चिन्ह को बोलते हैं पूर्व रूप सूचक चिन्ह, या इसी को बोलते हैं अग्रह चिन्ह भी बोलते हैं। अ के लिए प्रयोग होता है, अ के लिए ऐसे एक साइन प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से थ्रू समझ सकते हो, जैसे बोला जाए क जोड़ अपी, जैसे बोला जाए। अब देखो यहाँ ये प्रश्न है, ये नियम यहाँ क्यों होगा? ये नियम यहाँ इसलिए होगा क्योंकि विसर्ग के पहले यहाँ अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। और पहले वाले नियम में क्या था? पहले अ, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा बन रहता था, तीसरा चौथा पांचवा अ या और ल रहता था, और लेकिन यहाँ पर अ है। जब यहाँ पहले भी अ, इस क में अ है और यहाँ भी अ, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का ओ होगा को, और इसके बदले में वो साइन, तो इसके बदले में ये साइन प्रयोग करेंगे, तो अपी, कह जोड़ अपी, अपी, कह जोड़ अपी, अपी। इसी तरह अगर बोला जाए बालकः जोड़ अहम, बालकः जोड़ अहम इस नियम से बनेगा, क्योंकि बालकः में अ और बाद में विसर्ग के पहले अ और अ, तो विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ, तो विसर्ग का ओ होगा, तो ये हो गया तुम्हारा बालको हम, बालको हम, ये पूर्व साइन यहाँ पर आ गया। और जब इसको संधि विच्छेद करना होगा तो ओ का विसर्ग कर देंगे और इस साइन के लिए ओ का प्रयोग कर देंगे। साइन के लिए जैसे हम इसको संधि विच्छेद अब करना है, तो अपी, अब इसमें तो अपी दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम वहां पर थोड़ा सा बैठ जाओ पीछे, थोड़ा फिर बुला लेते हैं पीछे। तो जोड़ हाँ पीछे, यस, सहजोड़ापी कैसे हुआ एक बार बताओगी तुम?
ये हो गया स जुड़ अपी। एक्चुअल में हमको सबको क्वेश्चन कुछ ना कुछ बताना है, सबसे आंसर पूछना है, इसलिए जिससे पूछा जाए वो आंसर बताएंगे। अगर समझ भी लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श जुड़ अपी शो अपी इस नियम से हो गया, उत्तु के नियम से। इस तरह का हम लोग का 2 नियम पढ़ना है। उत्तु में एक पहला नियम था, एक दूसरा, और व्यंजन संधि में जो हम लोग पहले पढ़े थे वो नियम उतना ही था। इसके बाद इसमें किसी को डाउट है? विसर्ग संधि आज जो पढ़ाए हैं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम लोग को जो प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना, तो प्रत्यय में कृत प्रत्यय, पहला प्रत्यय हम लोगों को कृत प्रत्यय होता है, जो मूल धातु में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। मूल धातु में प्रयोग होता है, इसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसमें हम लोग को 4 प्रत्यय पढ़ना है इस बार सिलेबस के अनुसार। अक्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, अक्वतु प्रत्यय। अक्वा, लेप, तुमुल और अक्वतु प्रत्यय, 4 प्रत्यय हम लोग को पढ़ना है। अक्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, अक्वा, लेप, तुमुल, अक्वतु। और इसमें जो पहला प्रत्यय हम लोग का है अक्वा प्रत्यय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अक्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है इस प्रत्यय का करके। जब ये किसी भी धातु में लगेगा तो इसका अर्थ होगा करके, और इसके अंत में प्रत्यय का मतलब जो अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसके अंत में त्वा जुड़ता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अक्वा प्रत्यय है? तो त्वा इसके अंत में जुटा देगा, इसको हम लोग अक्वा प्रत्यय समझते हैं। त्वा, पठित्वा, आदित्वा, इसमें अक्वा प्रत्यय अंत में त्वा होता है, जुटता है इसके अंत में। त्वा जहां जुटा रहे उसको हम लोग अक्वा प्रत्यय समझते हैं। जैसे पट धातु है, अक्वा प्रत्यय है। तो इसमें 2 तरह के धातु जो होते हैं, एक सेट धातु, एक अनिट धातु। तो जो धातु लट और लिट लकार में एक ही जैसा रूप रहता है वो सेट धातु होता है। जैसे पट, थाद, हंस, चल, कृत, जिसका पठती जैसे लट लकार में हुआ और लिट लकार में पठिष्यति हो गया, ऐसे धातु को सेट धातु बोलते हैं। इसमें जब अक्वा प्रत्यय करेंगे तो जो बाद वाला जहां वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगेगा और त्वा जुट जाएगा। तो पट जो अक्वा हो गया पठित्वा, खाद जो अक्वा खादित्वा, चल जो अक्वा चलित्वा, ऐसे बनता रहेगा। लेकिन जब वो अनिट धातु होगा, मतलब जिसके लट और लिट लकार में रूप बदलता रहता है, वैसे धातु में कुछ बदल कर प्रयोग होता है। जैसे गम धातु है, अक्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं, तो इसमें गमित्वा नहीं होकर अलग तरह से प्रयोग होगा, क्योंकि अनिट धातु और ये गत्वा।
गम जोड़त्वा गत्वा हुआ और पट जोड़त्वा पठित हुआ। ऐसा इसलिए कि दोनों का ग्रुप अलग है धातु का। तो एक ग्रुप धातु वाले में सब में ई आएगा और दूसरी तरह का जो धातु का ग्रुप है उसमें अलग तरह से बदलता है। जैसे इस ग्रुप का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। जैसे गम से गत्वा, दृष्ट धातु है, ये भी अनेक धातु है। दृष्ट जोड़त्वा दृष्टवा, दृष्ट जोड़त्वा दृष्टवा, नम जोड़त्वा नत्वा, मन जोड़त्वा मत्वा, मानकर। एक लब धातु है, अगला प्रत्यय इसमें लगाएंगे नमस्कार करना, जिसका अर्थ हुआ नमस्कार करके। नत्वा का मतलब मन धातु मैंने मानना, मान करके। जैसे कहीं आता है कि छात्र गुरु नत्वा पठती, मतलब छात्र गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। तो इस तरह का ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग नोट करेंगे।